नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में एक और चैप्टर की, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। आपने नाम सुना होगा वैदिक सभ्यता का, जिसमें आप जानते हैं पहले सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। इसके बाद बहुत सारी ताम्रपाषाण कालिक सभ्यताएं भारत में आती हैं, जैसे जारवे संस्कृति हो जाती है, मालवा संस्कृति होती है, जारवे होती है, मालवा होती है, कायथा संस्कृति होती है। ऐसी तमाम प्रकार की कई सारी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां शुरू होती हैं, जबकि ये कांस्यकालीन संस्कृति हुआ करती थी, कांस्य संस्कृति थी। इसके बाद में ताम्रपाषाण, थोड़ा सा ये आपको उल्टा लगेगा जो है भी, क्योंकि दुनिया में जहां भी शुरू हुई है तो पहले ताम्रपाषाणिक संस्कृति शुरुआत हुई, पहले पाषाण काल शुरुआत हुआ, फिर ताम्रपाषाणिक काल शुरुआत हुआ, इसके बाद कांस्य सभ्यताएं शुरू हुई हैं। लेकिन भारत में एक क्रम हमें उल्टा मिलता है। क्यों? क्योंकि भारत में पाषाण काल के बाद कांस्य संस्कृतियां मिलती हैं, फिर इसके बाद हमें ताम्र संस्कृतियां मिलती हैं। और जब ये ताम्र संस्कृतियों का अवसान होता है तो इसी क्रम में हमें देखने को मिलता है कि एक आर्य नाम की कुछ एक नॉर्डिक्स नस्ल के कुछ लोग आते हैं भारत में। ऐसा माना गया है कि नॉर्डिक्स नस्ल से संबंधित थे, जो भारतीय आर्य थे, जो भारत देश में आए थे। हालांकि ये थ्योरी कई सारे डॉक्यूमेंट में और कई सारे जो पुरातत्वविद हैं नकार चुके हैं। वो मानते हैं कि जो आर्य थे ये पूरी तरह भारतीय थे। तो जो हमारे अभी भी जो परंपरागत हमारा ज्ञान है वो उसके हिसाब से कि भारत में जो आर्य आए ये नॉर्डिक नस्ल के हुआ करते थे, कई सारे जत्थों में भारत में आए और इन्हीं को वैदिक आर्यवाद में बोला गया। तो जान लेते हैं आखिर क्या है ये टॉपिक और क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण है। आप देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इतिहास का अध्ययन हमारी जिज्ञासाओं के लिए, हमारे बेहतर भूतकाल को जानने के लिए आवश्यक होता है, और इतिहास का अध्ययन हमें इसलिए करना भी चाहिए। इतिहास ही है जो हमें वर्तमान से जोड़ के रखता है। मैंने कल एक उदाहरण लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था आपके सामने। जब अंग्रेजों ने हम पे वाइट बर्डन थ्योरी डाली, तब हमारे जो बहुत बुद्धिमान लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे हमारे देश में, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और भी बहुत सारे लोग, इन लोगों ने उनको समझाया कि आप हमको सभ्य बनाने आए हैं, हम तो बहुत पहले से ही सब हुआ करते थे हमारे देश में। हमने कौटिल्य का अर्थशास्त्र इतना पुराना हमारे देश में लिखा गया। हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता जैसी महान सभ्यता थी। हमारे यहाँ वैदिक पीरियड में आप देखेंगे कितने महान लोग हुआ करते थे, जिन्होंने 3-3 वेद लिख दिए, जो आज भी पढ़े जाते हैं, जो आज भी बहुत बड़ा स्रोत समझे जाते हैं नैतिकता का। तो इस तरीके से इतिहास का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक होता है। तो चलिए, आइए आज के टॉपिक पर बात कर लेते हैं। इतिहास के वैदिक पीरियड पे आज हम बात करने वाले हैं, वैदिक सभ्यता पे बात करने वाले हैं। तो दरअसल वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें, वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसको 1500 से 1500 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व का मेरी समझ से आप लोग मतलब समझ रहे होंगे, जैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो इससे पहले की जो सन है इनको हम ईसा पूर्व बोलते हैं, और जो बाद की है इनको हम ईसवी बोलते हैं। हिंदी में इसको हम बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और इसको बीसी एडी बोलते हैं, और भी तमाम तरह के इसके लिए शब्द होते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथियां, इसमें ऐसे हम जाएंगे ईसा पूर्व में 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व। तो ये ऐसी ही घटना है 1500 ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से भी 1500 साल पहले। और जब हम बात करेंगे आगे चल के पढ़ेंगे उत्तर मौर्य उत्तरकाल ह्वेनसांग कब भारत में आया, तब हम पढ़ेंगे 6वीं सदी में आया, 7वीं सदी में आया। तो इसका मतलब हो जाएगा ईसा मसीह के जन्म होने के 600 साल बाद, 700 साल बाद भारत में आया। हम ऐसे आगे चल के पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ताकि आप लोग बेसिक बातों को समझ पाएं। चलिए बात करते हैं। तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक इसको 2 भाग में बांटा जाता है वैदिक पीरियड को, वैदिक सभ्यता को। इसको बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल इसे बोलते हैं, या फिर ऋग वैदिक काल भी इसको बोलते हैं। और दूसरा जो काल होता है हमारा, इसको बोलते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसको बोलते हैं हम उत्तर वैदिक काल, या इंग्लिश में बोले तो पोस्ट वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल इसको बोलते हैं, ठीक है, या अथर्ववेद का काल भी कई जगह बोल देते हैं। तो क्योंकि इसमें अथर्ववेद की रचना हुई थी, चौथे वेद की। तो ये 2
आधार पे जो वैदिक पीरियड होता है, वैदिक सभ्यता होती है, इसको डिफाइन किया जाता है, इसका विश्लेषण किया जाता है 1500 से 1000 और 1000 से 600। क्योंकि आप देखेंगे इन दोनों के बीच में बहुत गहरा अंतर है। यहाँ पे जो आपको रिचुअल्स, जो आपको धर्म देखने को मिलेगा, जो आपको चीजें देखने को मिलेगी, वो यहाँ पे देखने नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ पे पूरी तरीके से बदल जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ जो आर्य आए थे, जो लोग आए थे, उनको माना जाता है, कई सारे लोग हैं वो अलग अलग निवास स्थान बताते हैं। अगर हम एक उदाहरण लें तो आप देखेंगे कई तरह के विद्वानों ने जो हमारे आर्य लोग आए थे उनको अलग अलग देशों से आया हुआ बताया है। अगर एक उदाहरण लें तो विद्वानों ने जो आर्य हैं इनके जो मूल निवास है इसके संबंध में कई तरह के तर्कों को रखा है, कई तरह की बातों को रखा है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम एक व्यक्ति हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्डन चाइल्ड। जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे तब भी हमने इनका नाम पढ़ा था, गार्डन चाइल्ड जी कहते हैं कि जो आर्य आए थे ये रूस से आए थे, दक्षिणी रूस से आए थे, गार्डन चाइल्ड ऐसा मानते हैं। इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, श्री बाल गंगाधर तिलक को हम जानते हैं, गरम दल के नेता हुआ करते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये मानते हैं जो आर्य थे ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। ऐसे ही श्री दयानंद सरस्वती जी हैं, वो मानते हैं तिब्बत से आए थे आर्य। और भी बहुत सारे लोगों के अपने अपने मत हैं। जैसे अभी हमने इसमें एक दो मतों की और चर्चा कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पंडित गंगानाथ झा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये पंडित गंगानाथ झा बोलते हैं कि जो आर्य आए थे ब्रह्मर्षि देश से आए थे। तो ऐसे में मैक्स मूलर मानते हैं मध्य एशिया से आए थे। आप जानते हैं मैक्स मूलर भाषाविद हैं बहुत बड़े, तो मैक्स मूलर बोलते थे ये मध्य एशिया से आए हुए हैं। हालांकि जो आधुनिक नई थ्योरी है इनके हिसाब से ये पूरी तरह भारतीय थे, ये यहीं के लोग थे, ऐसा माना जाने भी लगा है और ऐसा बहुत सारे लोग मान भी रहे हैं। तो चलिए, ये तो हो गई इनके स्रोत पर कि आखिर इनका मूल निवास क्या हुआ करता था। तो आइए कुछ और चीज जान लेते हैं। आखिर आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जन या कुलीन जन। आर्य का मतलब होता है कुलीन जन। जब आप जानते हैं कि यहाँ पे जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, लगभग हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, इसके बाद में ताम्र सभ्यताएं आई, या फिर ये मान सकते हैं हमने उत्तर हड़प्पा काल मान सकते हैं, तब आखिरकार आर्य भारत में आए। और इस क्रम में ऐसा माना जाता है कि इनका यहाँ के जो देसी लोग हुआ करते थे, इसके लिए एक शब्द भी मिलता है वेदों में, दस्यु शब्द मिलता है। तो यहाँ के जो देसी लोग थे इनके साथ इनका युद्ध हुआ और ऐसे में माना जा रहा है कि आर्य आखिरकार यहीं पर बस गए, ऐसा माना जाने लगा। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बात थी। और बाकी जान लीजिए वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। वेद जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है ज्ञान। तो ये शब्द भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। तो कुल मिला के इतिहास में 4 वेदों के बारे में हमें पता चलता है। ये 4 वेद कौन कौन से हैं? इसमें से पहला वेद है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। दूसरा वेद है सामवेद, तीसरा वेद है यजुर्वेद और चौथा वेद है अथर्ववेद। इसमें से इन 3 वेदों को, जो शुरुआती 3 वेद है जो ऋग्वेदिक काल में लिखे गए, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। क्योंकि आप इनके बीच में और अथर्ववेद के बीच में देखेंगे काफी अंतर आपको महसूस होगा। आपको जो उस समय का समाज है, उस समय की चीजें हैं, जाति है, वर्ण है, इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आखिर वो अंतर क्या है। आखिर ये अंतर क्या है इसके बारे में बात करते हैं हम। ये हमने वैदिक पीरियड के बारे में एक बहुत छोटी सी बहस की, बहुत छोटा सा विश्लेषण किया। आइए आगे बात करते हैं। तो ये वैदिक पीरियड का डिवाइडेशन है 1500 BC से 1000 BC और 1000 BC से 600 BC। आप देखेंगे जब हमारे यहाँ ये ऋग्वैदिक लोग आए तो ये कई सारे कबीलों में आए। तो ऐसा ही एक शब्द आपको मिलता है पंचजन, मतलब ये 5 कबीलों का, इसका मतलब हुआ 5 कबीले। हालांकि बहुत सारे कबीले आए लेकिन ये 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है। 5 कबीलों का, ये अपने साथ संस्कृत भाषा लेकर आए।
ये अपने साथ संस्कृत भाषा, लेकिन सबसे बड़ी बात है इनको लिपि नहीं थी इनके पास कोई लिपि नहीं थी। लिपि का मतलब क्या होता है, जैसे हम जब बोलते हैं तो भाषा बोलते हैं, लेकिन हम लिखते भी तो है ना। अगर हमारे पास लिपि नहीं होती तो हम संस्कृत को ऐसे संस्कृत नहीं लिख पाते, मुंह से तो बोल लेते लेकिन हम संस्कृत लिख नहीं पाते। तो इनके पास लिपि नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी देख रहे हैं आप, इनके पास लिपि भी नहीं थी और पूरी तरह ये खानाबदोश हुआ करते थे। खानाबदोश का मतलब क्या होता है, और पूरी तरह ग्रामीण हुआ करते थे, ग्रामीण जीवन जिया करते थे। जबकि आप जानते हैं, हमने बात की थी कि इसके पहले हमारे यहाँ पे करीब 2500 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। मतलब वहां पहले से ही नगर थे, लेकिन ये पूरी तरह ग्रामीण हुआ करते थे। इनका मूल आधार हुआ करता था पशुपालन का मूल आधार हुआ करता था। तो फिर भी हम इनके नाम के पीछे सभ्यता क्यों लगाते हैं? हमने पहले शुरुआत में बात की थी कि जहां पे ये सभ्यता शब्द लग जाए ना तो थोड़ा सचेत हो जाया करें आप। क्यों? क्योंकि इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। तो वैदिक सभ्यता के पीछे सभ्यता क्यों लगाते हैं? तो इसका अर्थ है इनकी विशेषताएं। क्योंकि जो आर्य थे ना, ये वैदिक आर्य, ये बहुत बौद्धिक उत्कर्ष को प्राप्त कर लिए थे। बौद्धिक उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? इनके पास नगरीय संरचना नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन इनका जो ग्रंथ है ना वेद, जहां से हमें मूल जानकारी मिलती है, वहां से हमें पता चलता है ये सभ्यता थे। क्यों थे सभ्यता? क्योंकि इनका बौद्धिक उत्कर्ष प्राप्त कर लिया था। बौद्धिक उत्कर्ष का यहाँ पे अर्थ क्या है? आप देखेंगे सुलभ सूत्र, वेदों का ही पार्ट है सुलभ सूत्र। तो इसमें ज्यामितीय आधार पे, आपको ज्यामितीय आधार पे जो वेदी होती है, जहां पे यज्ञ किया जाता है, वेदी देखने को मिलेगी। इसका अर्थ इनको अंकों का ज्ञान था और ज्यामिति का ज्ञान था। इनको गणित का ज्ञान था। कैसे पता चलता है हमें गणित का ज्ञान? अष्टकर्णी कहा है इन्होंने गाय को, अष्टकर्णी। आप जानते हैं अष्ट का मतलब 8 होता है, तो गणित का इनको ज्ञान था, इससे हमें यह पता चलता है। नंबर का ये जानते थे, नंबर से संबंधित ज्ञान था इन्हें। और इनको क्या ज्ञान था? इन्होंने गाय को नहीं, एक अघन्या नाम का शब्द इस्तेमाल किया है, अघन्या, जिसको मारा ना जाए। तो इसका मतलब इनकी पशुपालन में रुचि दर्शाती है। फिर आगे चल के इसको गाय से जोड़ दिया गया। और इसी तरीके से अगर अन्य उदाहरण देखें तो आप देखेंगे वेदों में उषा देवी के सूक्त में एक उत्कृष्ट प्रकार के काव्य का उदाहरण देखने को मिलेगा। ये भी एक विशेषता है। इससे पता चलता है कि ये जो वैदिक लोग थे उस जमाने में भी साहित्य की इतनी गहरी समझ रखते थे। तो उषा देवी का जो सूक्त काव्य है, ये उत्कृष्ट के प्रकार के काव्य का उदाहरण है। इसके अलावा जब हमें वैदिक वेदों से पता चलता है कि जब ऋग्वेदिक आर्य कहीं और से, किसी और देश से जब भारत में आए, तो इन्होंने कभी भी पश्चिम की चर्चा नहीं की। जैसे ये पश्चिम से पूरब की तरफ आते गए, इन्होंने अपने विवरण में सिर्फ और सिर्फ पूरब की चर्चा शुरू कर दिया, पूरब की चर्चा की। इससे क्या पता चलता है कि आशावादी हुआ करते थे। जो वैदिक आर्य थे ये आशावादी थे, इससे हमें यह भी पता चलता है। और इन्हों खेती का ज्ञान तो था, लेकिन इन्होंने पशुचारण को भी मुख्य पेशा बना के रखा, पशुचारण को मुख्य पेशा बनाया, हालांकि खेती से भी परिचित थे। और इसी तरह की आपको एक और एग्जांपल देखें तो अथर्ववेद देखें। अथर्ववेद में औषधि ज्ञान को दर्शाता है। इनको औषधि का ज्ञान भी था, जो एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से सामवेद अगर आप देख लीजिए, तो सामवेद में आप पाएंगे 7 स्वरों का वर्णन है, जो इनके संगीत के दृश्य ज्ञान को दर्शाता है। तो कुल मिला के हमको ये पता चला इस चर्चा से कि वैदिक आर्यों को सभ्यता हम क्यों कहते हैं, वैदिक आर्यों ने भारत के लिए क्या योगदान दिया। और जो वैदिक ग्रंथ हैं, आज भी आप जानते हैं अद्वैत चिंतन का आपने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद के मुख से सुना होगा, विवेकानंद के अलावा दयानंद सरस्वती के मुंह से सुना होगा, गांधी जी के मुंह से सुना होगा, अद्वैत चिंतन। यह अद्वैत चिंतन क्या है? यानी इस दुनिया में सिर्फ एक ही ईश्वर है, जो ये दुनिया पूरी एक से बनी हुई है। ये होता है अद्वैत चिंतन का अर्थ। ये अद्वैत चिंतन कहां से आया है? ये अद्वैत चिंतन आया है उपनिषद से। ये वेदों का ही भाग है, आगे चल के उपनिषद से आया। थोड़ा सा तीनों सारी चीजों में थोड़ा सा अंतर है,
जैसे विवेकानंद जी उपनिषदों के दर्शन को ही उद्घाटित करते हैं शिकागो सम्मेलन में। तो उपनिषदों में अद्वैत चिंतन आया हुआ है। इसमें हमें एक उदाहरण भी मिलता है, एकम सतम विप्रह बहुधा वदन्ति। हमें ये लाइन भी देखने को मिलती है वेदों में। तो इसके बहुधा वदन्ति मतलब एक ही सत्य है जिसे विद्वान लोग अलग अलग प्रकार से कहते हैं। तो हमें इस तरीके के उदाहरण देखने को मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वेदों में अद्वैत चिंतन की भी शुरुआत होती है, जो आगे चल के भारतीय दर्शन का मूल बन गया। तो कुल मिला के इन सब बातों से हमें पता चलता है कि जो वैदिक आर्य थे ये बहुत ही उच्च बौद्धिक उत्कर्ष वाले लोग थे और इन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया। कुछ इसमें फैक्ट भी बनते हैं, तथ्यों से भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण होता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें, एक अवधारणा समझ लेते हैं, तो इसके बाद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप जो फैक्ट होंगे बीच के वो बड़ी आसानी से टैकल कर जाएंगे, बड़ी आसानी से उन्हें सॉल्व कर जाएंगे। चलिए और बात करते हैं तो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। तो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किस तरीके से गार्डन चाइल्ड इनको रूस का बताते हैं, तिलक जी इनको उत्तरी ध्रुव से आया हुआ बताते हैं, गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश से आया हुआ बताते हैं, मैक्स मूलर मध्य एशिया से बताते हैं और तमाम लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो वो आपके लिए कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आइए हम आर्यों के बारे में कुछ और चीज़ों के बारे में बातों के बारे में बात करते हैं, आर्यों की कुछ और विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं आर्य मध्य एशिया या फिर कहीं से भारत देश में आए, इनका यहाँ के लोगों के साथ संघर्ष हुआ, यहाँ पे आके बस गए और इन्होंने समय के साथ इन्होंने वेदों का संकलन किया और वेदों में कुछ ऐसी अद्वितीय बातों का संकलन किया जो हमें इनकी विशेषताएं बताती हैं। ऐसे ही एक उदाहरण है वर्ण और जाति। आप जानते हैं वर्ण और जाति को सुना होगा कि ये वैदिक सभ्यता से ही आई हुई है। हमारे देश में आज भी जाति प्रचलित है जो आधुनिक सच्चाई भी है। वर्ण जाति, आश्रम, संस्कार, आपने इन शब्दों के बारे में सुना होगा क्योंकि इनसे प्रश्न भी बनते हैं एग्जाम में, सीधे परीक्षाएं प्रश्न बनते हैं। तो ये वर्ण और जाति क्या है? देखिए ये भी वैदिक आर्यों से ही आई हुई है, क्योंकि हम देखते हैं ना जो वैदिक आर्य हैं, ईरान में देखते हैं और कहीं देखते हैं, तो वहां पे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो भारत में आर्यों की जैसी थी, चीजें जो वेदों में लिखी हुई हैं। लेकिन जाति और वर्ण, जाति की संकल्पना हमें भारत से कहीं बाहर देखने को नहीं मिलती है। इससे हमें पता क्या चलता है कि जो ये जाति की व्यवस्था है ना, ये भारत की अपनी व्यवस्था है और आर्यों ने यहीं के जो देसी लोग हुआ करते थे उनसे ये व्यवस्था ली है, संग्रहित की है। क्योंकि जो दूसरे आर्य हैं ना, जो आर्य जैसी किताबें हैं, जिंदावस्था और भी ईरानी कुछ ग्रंथ हैं, तो वहां पे कहीं पर भी आर्य की जैसी संस्कृति मिलती है लेकिन जाति व्यवस्था नहीं मिलती है। तो इसलिए जाति भारतीय सच्चाई है ऐसा माना जाता है। तो पहले क्या हुआ था, जब आर्य भारत में आए तो जो वर्ण था ये रंग का व्यंजक हुआ करता था, रंग का व्यंजक हुआ करता था, जिसका जैसा रंग है। जैसे आप जानते हैं यहाँ पे दस्यु हुआ करते थे, कुछ लोग दास लोग और कुछ आर्य हुआ करते थे। तो आर्यों का गोरा रंग हुआ करता था, दस्युओं का काला रंग हुआ करता था, सांवला हुआ करता था। तो ऐसे में क्या हुआ, ये रंग का व्यंजक हो गया। रंग के आधार पर माना जाने लगा कि वर्ण जो है ये रंग का व्यंजक हो गया, वर्ण। फिर इसके बाद में रंग के बाद में ये आपके कार्य का व्यंजक बन गया। आप कैसा कार्य करते हैं इसके आधार पे आपका वर्ण डिसाइड होगा। आगे चल के क्या हुआ, कार्य से लेके जब और भी आगे जाके इनका विकास हुआ, तो ये कार्य से लेके, और ये कार्य किसके आधार पर होता था, आपके जाति डिसाइड नहीं करती थी। आप जैसा कर्म करेंगे उसके आधार पे आपका वर्ण डिसाइड होगा। और आगे चल के ये जो कर्म के आधार पे जो वर्ण हुआ करता था ये जाति बन गई। ये जाति के आधार पर हो गया कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी यही जाति रहेगी, जाति आपकी बदल नहीं पाएगी। तो ऐसा कुछ हुआ। लेकिन ऐसे में क्या हुआ, बीच विवाह संस्कार होते थे, विवाह होते थे और लोग काम बदल दिया करते थे। तो ऐसे में वर्ण संकर की व्यवस्था आई, मतलब जिनको ना आर्य माना जाता था, ना दस्यु माना जाता था, ना कोई दूसरा वर्ण माना जाता था। ऐसे वर्ण संकर की व्यवस्था आई और इन्हीं वर्ण संकर से बहुत सारी जातियों का आगे चल के विकास होता गया, जातियों का विकास होता गया। तो इस तरीके से ये हम वर्ण और जाति को देखते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे ऋग्वैदिक काल की सच्चाई है और ये आपको देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल की सच्चाई दिखाई देगी, जाति। ऐसे ही आश्रम की व्यवस्था है। आश्रम का अर्थ क्या होता था
आमतौर पर कोई भी व्यक्ति है, इसका आदर्श जीवन 100 वर्ष का माना जाता था। 100 वर्ष का क्यों माना जाता था? क्योंकि ऐसा मानते थे कि 100 साल इंसान जीता है, तो इसको 4 भाग में डिसाइड किया जाता था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में बांट देना। संन्यास में बांट देना। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में बांट देना 25-25 साल एक मानव के जीवन को। और दूसरा उद्देश्य हुआ करता था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति करना। इसका अर्थ क्या हुआ करता था? उदाहरण के तौर पे आप थोड़ा सा लॉजिकल होके यहां पे समझिएगा। अगर एक इंसान का जीवन 100 वर्ष है, अगर ये 100 वर्ष इंसान जिंदा रहा और इसने क्या किया, पूरी सत्ता पर, पूरे समाज पर 100 वर्षों तक ही अधिकार जमा के रखा, तो ऐसे में क्या होगा, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो नए लोग आएंगे, उनको तो मौका मिलेगा नहीं, ना सत्ता संभालने का, ना देश की सेवा करने का। तो ऐसे में इन लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कि इंसान के जीवन को 4 भागों में बांट दिया जाए। ऐसे में क्या करेगा, जो शुरुआत के 25 वर्ष हैं ब्रह्मचर्य में, ये ज्ञान हासिल करेगा, शिक्षा दीक्षा लेगा और धर्म के लिए कार्य करेगा, धर्म सीखेगा कि धर्म क्या है। इसके बाद में जो अगले 25 वर्ष हैं, इसमें गृहस्थ जीवन जिएगा। गृहस्थ जीवन में क्या होगा, ये घर देखेगा, पैसा कमाएगा, वो अर्थ का अर्जन करेगा और साथ में काम को भी संकलित करेगा, काम का भी भोग करेगा इस एज में, ठीक है। और तीसरा है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या होता है, गृहस्थ का जीवन पूरा हो गया, अब ऐसे में बच्चे आ जाएंगे नए और बच्चे संभाल लेंगे गृहस्थ जीवन, और ये वानप्रस्थ में घर में रहेगा, सलाह मशवरा करेगा, बड़े बुजुर्ग होने के नाते ऐसे कुछ कार्य करेगा। और चौथी स्टेज इसमें बताई गई है संन्यास। संन्यास का क्या अर्थ होता है कि सीधे अब वन में चला जाएगा, वन में जाके अंतिम जीवन का जीवन यापन करेगा और आखिर में ये मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो ऐसे में कुल मिला के इसका अर्थ था, जो समाज व्यवस्था है इसके बीच में संतुलन बना के रखना, संतुलन बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। तो ये है इन 4 आश्रमों का अर्थ है। आपकी एक नई अवधारणा है अब संस्कार की। एक नई अवधारणा जो है ये है संस्कार की। क्या होते हैं संस्कार? तो गौतम नामक एक ऋषि हैं, इन्होंने 40 संस्कारों की बात कही है, लेकिन कुल मिला के 16 संस्कार बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ करते थे। इनमें जनेऊ पहनना, विवाह करना और मुंडन करवाना और भी कर्ण छेदन, ये तमाम प्रकार के संस्कार हुआ करते थे, जो आज भी बहुत सारे प्रचलित हैं संस्कार। तो इस तरह मिला के कुल मिला के जो हमारे आर्य थे, इन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं प्रचलित की अपने आने के साथ ही, वेदों को संकलित करने के बाद। वेदों को, आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट यहाँ पे बता दूं, इन्होंने वेदों को संकलित नहीं किया है, इन्होंने वेदों को लिखा नहीं है, याद रखिएगा, लिखा नहीं है। क्या हुआ करता था, जैसे वैदिक आर्य थे, ये जोर जोर से, मतलब आपने सुना होगा चंदन लगाया करते, चंदन, लकड़ी वाला चंदन का नाम सुना है आपने, तो ये अपने सिर में चंदन लगा लिया करते थे और जोर जोर से जो वेदों के श्लोक हैं इनको बोला करते थे। तो ऐसे क्या हुआ करता था, इसलिए वेदों को श्रुति साहित्य में भी काउंट किया जाता है। तो ये वेदों को बोला करते थे, वेदों की जो ऋचाएं हैं, श्लोक है, इनको जोर जोर से पढ़ा करते थे। तो ऐसे में अगली पीढ़ी के जो लोग हुआ करते थे उनको वेदों की ऋचाएं याद होती जाया करती थी। ऐसे में वेदों को लगातार आगे बढ़ते गए। वेदों का संकलन तो बहुत बाद में हुआ है, पहले तो वेदों को लिखा ही नहीं गया था, वेदों का लिखना बहुत बाद में ही संभव हो पाया है। तो याद रखिएगा, वेदों को श्रुति साहित्य के रूप में पढ़ा जाता था। ये भी बौद्धिक उत्कर्ष को दिखाता है बौद्धिक आर्यों के। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो से पढ़ा करते थे, तो ऐसे में लोगों को वेद याद हो गए हैं और वेद अगली पीढ़ी तक पहुंचते गए। जैसे आपने भी सुना होगा, अगर आपके घर में रामायण का पाठ होता हो, प्रतिदिन पाठ होता हो, प्रतिदिन वही बात पढ़ी जाए, तो आपको आखिरकार याद हो ही जाती है, कोई भी बात हो चाहे वो। तो ऐसे ही इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। तो ये याद रखिएगा आप। आइए बात करते हैं कुछ और नए मुद्दों पर। वैदिक टेक्स्ट की बात करते हैं। तो आप जानते हैं, वैदिक टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 4 वेद हैं कुल मिला के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
इनके अपने ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं और इनके अपने उपनिषद भी हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। जो ऋग्वेद है इसमें 1028 सूक्त हैं, हम जानते हैं सबसे प्राचीन वेद है ये। इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। तो इनके दो ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, 1028 सूक्त हैं। और जिसका दशम मंडल है ना, ऐसा माना जाता है इस दशम मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया। इसमें 10 मंडल हैं, तो दशम मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया और इस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है, याद रखिएगा। तो ऐसा माना जाता है, ऋग्वेद के बारे में एक चर्चा मानी जाती है। ऐसे ही हमारे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। सामवेद से 7 स्वरों का वर्णन मिलता है, 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है यहाँ से, जिसमें सारेगामापा जो आप जानते हैं बेसिक, तो 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद में क्या मिलता है, इसमें यज्ञ पद्धतियां मिलती हैं। यज्ञ पद्धतियां मिलती हैं, कैसे ईश्वर को प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं वेदों में बहुत सारे देवताओं की बात कही गई है और जिनको वो समझ नहीं पाए। जैसे अब जब दुनिया में आए, वो भारत में आए, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उन्होंने पहले भी देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे आग है, हम अग्नि को क्या कहें, क्या समझें इसको, अग्नि को हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी प्राकृतिक चीजों को। तो उन्होंने जिन चीजों को समझ नहीं पाए, उन्होंने उनको देवता की संज्ञा दे दी। उदाहरण के तौर पे अग्नि देवता, पानी बरसाने वाले देवता को वरुण देवता बोल दिया। ऐसे ही इंद्र को बोल दिया। इंद्र की उन्होंने चर्चा बहुत बार की है, क्योंकि इंद्र को उन्होंने कहा है किलों को तोड़ने वाला देवता कहा है, मतलब उनकी विजय का देवता कहा है इंद्र को। पुरंदर कहा है, पुरंदर। तो ये इंद्र इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण देवता होते। तो इनकी भी यज्ञ पद्धतियां दी गई हैं और यज्ञ पद्धतियों में आप जानते हैं उस समय बलि प्रथा प्रचलित थी, बहुत ज्यादा बलि प्रथा प्रचलित हुआ करती थी। तो ऐसे में आप देखेंगे बहुत सारे देवताओं की चर्चा है, बहुत सारी नदियों की चर्चा है। सिंधु की चर्चा उन्होंने सबसे ज्यादा की है। उनके लिए सबसे पवित्र नदी हुआ करती थी सरस्वती। हालांकि उन्होंने गंगा की चर्चा बहुत कम की, गंगा की चर्चा उन्होंने बहुत कम बार की, लेकिन की है 1 बार 2 बार। और यमुना की चर्चा भी उन्होंने की है अपने वेदों में। तो ये कुल मिला के ऐसी सारी चर्चाएं हैं। और आपको एक बात और यहाँ पे बता दें, इसके अलावा कुछ अफगानिस्तान की नदियों की भी चर्चा है, जैसे कोभा हो गई। अफगानिस्तान की कुछ नदियों की भी चर्चा है वेदों में हमारे। तो आप लोग देखेंगे, आप लोग समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है, इसका क्या ही उद्देश्य है। तो हमें यह समझ में आता है कि जब ये वैदिक आर्य हमारे देश में आए, तो इन्होंने हमारी नदियों के बारे में भी समझा। और आप देखेंगे जब वैदिक आर्य आए थे, जैसे भारत देश में आए वैदिक आर्य, ये भारत देश है हमारा, तो जब वैदिक आर्य आए भारत में, तो वो शुरुआत में इस क्षेत्र में आए, इस क्षेत्र तक ही उनका निवास हुआ करता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने तांबे के औजार हुआ करते थे, तो उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन आगे बहुत घने जंगल हुआ करते थे यहाँ के, क्योंकि आप जानते हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब हुआ करता था। तो महान मैदान है यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का। तो ऐसे में आगे चल के 600 ईस्वी में आप देखेंगे, 600 ईसा पूर्व के आसपास द्वितीय नगरी क्रांति होती है, यहाँ पे लोहे की खोज हो जाती है। इसके बाद में जो आर्य थे, ये लगातार आगे बढ़ते जाते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे महाजनपद काल शुरू हो जाता है। क्योंकि जो ये छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, यहाँ पे कबीले आपको मिलेंगे, कबीले हुआ करते थे, ये आखिर एक थोड़ा छोटे मोटे राज्य का रूप ले लेते हैं, छोटे से राज्य का रूप ले लेते हैं। ये कबीले बड़े होने लगते हैं उत्तर वैदिक काल में, और ये महाजनपद काल में थोड़ा महाजनपद का रूप लेने लगते हैं, थोड़े और बड़े होने लगते हैं। और इसी महाजनपद से आगे चल के आप देखेंगे और ये मगध साम्राज्य दिखाई देगा आपको। इसमें शुरुआत में शिशुनाग वंश और भी बहुत सारे वंश देखेंगे। आगे चल के मौर्य साम्राज्य यहाँ पे होगा, जो भारत का एक विशाल साम्राज्य डेवलप हो जाएगा। तो आपको ये क्रम समझने की आवश्यकता है। इतिहास का एक अर्थ ये भी होता है कि आपको इतिहास का ना क्रमिक रूप से अध्ययन करना होगा, एक के बाद में एक लिंक को जोड़ना होगा। इससे आपको एक अवधारणा बनेगी आपके मन में कि आखिर ये इतिहास कैसे लिखा गया, कैसे अध्ययन किया जाता है, और हम समझें कैसे। नहीं तो आपके लिए इतिहास एक परेशानी का विषय बन जाएगा, आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो एक एक क्रम के हिसाब से समझें और अपने को भी रख के सोचा करें कि हम होते तो हम क्या करते। तो तांबे के हथियारों से इन्होंने गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की थोड़ी थोड़ी सफाई शुरू की वैदिकारियों ने। आगे चल के लोहे की खोज होने के बाद अच्छे तरीके से पूरे जो ये क्षेत्र था, इसको अच्छे तरीके से उन्होंने उन्नत किया। यहाँ पे साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
तो इस तरीके से आपको समझना है। अथर्ववेद में क्या है, ये औषधि शास्त्र के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है, औषधि शास्त्र के बारे में याद रखिएगा। तो औषधि शास्त्र में क्या है, अथर्ववेद में ये आपका उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है ये आपका, ठीक है, कालीन ग्रंथ है। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि आखिर फिर ये वेद हमारे जो आर्य थे ये कैसा क्या रहा। तो मैंने आपको यहाँ पे एक क्रम समझा दिया कि वैदिक आर्य आए पहले भारत में, इसके बाद में इन्होंने ऋग्वेदिक काल में एक छोटे से पंचजन कबीलों की स्थापना की। इन कबीलों का युद्ध भी हुआ बहुत सारा आपस में, यहाँ के देसी लोगों के साथ इनका युद्ध हुआ। फिर ऐसे में ये आगे बढ़े, उत्तर वैदिक काल आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने अच्छे तरीके से स्थापना की खुद की। जो उत्तर ऋग्वेदिक काल में, जो ऋग्वेदिक काल में पुरंदर की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, आखिरकार इन लोगों ने खुद को ढालना शुरू किया। अथर्ववेद में आप देखेंगे प्रजापति की पूजा करने लगेंगे। जो ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की संख्या और स्त्रियों को जो पदवी हुआ करती थी, अच्छी हुआ करती थी, बहुत महत्वपूर्ण, अपाला जैसी महत्वपूर्ण स्त्रियों के बारे में पता चलता है। जो विदुषी स्त्रियां थी, यहाँ पे स्त्रियों की दशा कमतर हो जाती है। क्यों कमतर हो जाती है? क्योंकि मैंने कारण बताया था शुरुआत में कि यहाँ पे जाति व्यवस्था, जो वर्ण था, ये वर्ण कर्म के आधार पे एक व्यंजक हुआ करता था, कर्म का व्यंजक हुआ करता था, रंग का व्यंजक हुआ करता था, लेकिन ये आखिरकार में यहाँ पे जाति का व्यंजक हो गया। ऐसे में जब स्त्रियां क्या करती थी, किसी और कास्ट से और वर्ण से शादी कर लेती थी, तो ऐसे में समस्या आने लगी। तो स्त्रियों को क्या किया गया, स्त्रियों को कैद किया जाने लगा और स्त्रियों के अधिकार कम किए जाने लगे, ताकि स्त्रियां ये जाति संकर जो व्यवस्था है इसको और ना बढ़ा पाए। तो जाति एक सच्चाई बन गई, यहाँ पे वर्ण सच्चाई थी, यहाँ पे जाति सच्चाई बन गई। तो अथर्ववेद में हम देखते हैं कितना सारा ट्रांजिशन हुआ। इसके अलावा जो आपका पशुपालन हुआ करता था, यहाँ पे क्या हुआ, पशुपालन हुआ करता था, यहाँ पे कृषि आ गई, आपकी कृषि उन्नत होने लगी। जब कृषि में शिफ्ट हो गए तो ऐसे में क्या किया गया, यहाँ पे पशुओं का बहुत संरक्षण किया जाता था। पशुपालन, जो आप देखते हैं पशुओं को खाना, पशुओं का खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता था, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ऐसे ही में आगे जाके आप देखेंगे जो पशुओं का बहुत ज्यादा समस्या होने लगती है, पशुओं की कमी होने लगती है, ऐसे में बुद्ध काल आ जाएगा और पशु संरक्षण पे जोर दिया जाएगा फिर से, ठीक है, बुद्ध काल में। तो अभी हम इसको आगे देखेंगे। तो एक ये ट्रांजिशन है जो ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक हमें देखना है, और हमने इसमें बहुत सारी चीजें समझ ली हैं, और ये हमारे 4 वेद तो हम बात पहले ही कर चुके हैं। तो ये कुल मिला के जो वैदिक पीरियड है इसके बारे में हमने नरेशन लिया। थोड़ा सा सोसाइटी और रिलीजन की बात कर लें। हम सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में वैसी बात कर चुके हैं। जो वैदिक समाज था ये 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ऋग्वेदिक काल में कोई भी कर्म के आधार पर किसी भी वर्ण में जा सकता था। जैसे अगर शूद्र चाहे तो ब्राह्मण जैसे कर्म करने लगे तो ब्राह्मण बन जाएगा। लेकिन आप देखेंगे अथर्ववैदिक काल में ये मुमकिन होना बंद हो गया। अगर आप शूद्र के घर में जन्म लेते हैं, आपके पिता शूद्र थे, शूद्र जैसे कार्य करते थे, तो आप भी शूद्र ही रहेंगे। जबकि ऋग्वेदिक काल में ऐसा था कि अगर आपके पिता शूद्र हैं और आपने ब्राह्मण की तरह कार्य करना शुरू कर दिया तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शूद्र हो गई तो 4 वर्णों का यहाँ पे उल्लेख आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी आप याद रखिएगा। और सोसाइटी के बारे में हम बात करें, समाज के बारे में, तो समाज, ऋग्वेदिक समाज हमें उन्नत प्रतीत होता है। ऋग्वेदिक जो समाज है ये हमें उन्नत प्रतीत होता है, लेकिन जो उत्तर वैदिक समाज है इसमें बहुत सारी संकीर्णताएं आ जाती हैं और बहुत सारी कुरीतियां आ जाती हैं। और इन्हीं कुरीतियों से निपटने के लिए आगे चल के बुद्ध और जैन आते हैं, जो भारत के धर्म को, भारत की दिशा को बहुत अच्छा बनाते हैं। और जो वैदिक धर्म था इसमें गर्व का भाव ना आ जाए, अहम का भाव ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए, इसको कम करते हैं। तो ताकि इससे क्या होता है, जो ये वैदिक धर्म था जिसको हम हिंदू धर्म भी आगे चल के मानते हैं कभी कभी, हालांकि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म तो बहुत सारी नदियों का संगम है, बहुत सारे पंथ हैं इसमें। तो ये जो वैदिक धर्म है, तो ये वैदिक धर्म को अहंकारी होने से बचा लेते हैं। और वैदिक धर्म अपने आप में बहुत सारी चीजों को सही करता है और बहुत सारे जो नए विचार होते हैं उनको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तब वैदिक
अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सेक्रीफाइस और रिचुअल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं रिचुअल्स के बारे में, संस्कारों के बारे में। करीब 40 संस्कारों की बात की है गौतम नामक ऋषि ने, 16 पिछले थे। इसके अलावा इनमें कुछ धार्मिक प्रतीक भी थे और धार्मिक चिन्ह भी थे। जैसे ये इंद्र की पूजा किया करते थे, सोम की किया करते थे, सोम रस का पान भी किया करते थे, वरुण की पूजा, अग्नि की पूजा किया करते थे। इंद्र की पूजा आगे जाके प्रजापति में बदल जाती है, प्रजापति की पूजा होने लगती है। प्रजापति एक्चुअली में ये इंद्र देवता हैं, युद्ध के देवता हैं। प्रजापति किसके देवता हैं? प्रजापति पालनहार हैं, पालक देवता हैं, पालन करते हैं ये दुनिया का। तो इस तरीके के देवता हैं। तो इनसे इनकी क्या हो जाती है, जो दृष्टिकोण होता है समाज के प्रति वो भी बदला हुआ प्रतीत होता है हमें। सैक्रिफाइशियल रिचुअल, इसका मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं खाद्य के लिए पशु बलि दिया जाती थी, पशु बलि दिया होती थी। ये ऋग्वैदिक काल में भी होती थी। आगे चलकर जब उत्तर वैदिक काल आया और लोगों के पास खाद्यान्न काफी आ गए, कृषि होने लगी, तो ये पशु बलि लगातार बढ़ती जा रही थी। पशु बलि लगातार बढ़ती जा रही थी, पशु बलि को बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो ये ऐसे में आगे चलकर फिर इसमें बहुत सारे धर्म में परिवर्तन होते हैं और बहुत सारी चीजें जब बुद्ध और जैन आ जाते हैं तो इसमें संशोधन करते हैं। ओरल ट्रेडिशन, तो ये जो संस्कार थे और जो वेदों को पढ़ने का तरीका था उसके बारे में हमने बात की है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेटर वैदिक पीरियड, इसका क्या अर्थ हुआ है? ये उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम समझ चुके हैं पहले ही। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं कि इसकी शुरुआत कब होती है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य होती है। और किस तरीके से इसमें समाज में नई कुरीतियों को जन्म दिया और नए रूप धारण कर लिए। जो आर्य वैदिक आए थे, पशुचारक के रूप में आए थे, आखिर चल के वो यहीं पर बस गए। यहीं पर उन्होंने पशुचारक थे, उन्होंने कृषि शुरुआत की और वहीं पर अपना घर बना लिया। उन्होंने यहीं पर परमानेंट तरीके से स्थिर होकर रहने लगे। और फिर इसके बाद में लगातार विकास होता गया। जो सभा समितियां होती थी, जो एक दल का कबीले का एक सरदार हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में, उसका स्थान छोटे मोटे राज्य ने ले लिया। यहाँ पे राज्य की अवधारणा आ गई। एक राजा होने लगा जिसको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं, जो अपने हिसाब से कार्य करता था। यहाँ सभा समिति जो हुआ करती थी, इसके आधार पर कार्य हुआ करता था। ये सभा समितियां सब खत्म हो गई और यहाँ पे राजा अपना स्वच्छंद होने लगा। इस तरीके से पूरी संरचना बदलती हमें दिखाई देती है वैदिक काल से लेके उत्तर वैदिक काल के बीच में। चलिए, ट्रांजिशन टू क्लासिक पीरियड, हम जानते हैं इसमें किस तरीके से हिंदू फिलॉसफी, एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी वेदों में हमें देखने को मिलती है। वेदों में हमें अगर हड़प्पा वेद और बाद में हम बुद्ध काल, जैन और आगे साम्राज्य की दशा में जाएं तो हमको एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा यहाँ पे। खैर ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत समझिएगा कि वेदों ने या फिर जो वैदिक आर्य थे इन्होंने हड़प्पा की कोई भी चीज नहीं ली। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि यहाँ पे जो वैदिक आर्य थे इन्होंने हड़प्पा से बहुत सारी चीजें ली। उदाहरण के तौर पे हमने बात की ही शुरुआत में, हमने कल ही बात की थी कि कालीबंगा में किस तरीके से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई। प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई, यज्ञ वेदी प्राप्त हुई। तो यज्ञ वेदी तो यहाँ भी है, लेकिन यज्ञ वेदी हमने कल बात की थी, ये चूल्हे की तरह हुआ करती थी, इनका कोई आकार नहीं था। और ये यज्ञ वेदी थी, ये पूरी तरीके से ज्यामितीय आधार पर थी। तो यहाँ से भी बहुत सारे इनपुट प्राप्त किए वेदों ने। और यहाँ पे जब बुद्ध और जैन से आए तो जो वैदिक धर्म हुआ करता था इसने बहुत सारे इनपुट लिए यहाँ पे और अपने आप में निरंतर सुधार किया। और इस तरीके से आज भी हम देखते हैं हमको वैदिक धर्म की बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, चाहे वो आपके बहुत सारे ईश्वरों की पूजा हो या यज्ञ करना हो या फिर बलि प्रथा भी कहीं कहीं चलती है। तो बहुत सारी चीज़ें आज भी हम देखते हैं वैदिक काल की जो हमारे यहाँ पे निरंतर जारी है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो उत्तर वैदिक काल में जो कुरीतियाँ आ गई थी उनको भी मिटाने के लिए बहुत प्रयास किया गया। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, बहुत सारे लोगों ने इस पर कई बार बहस की, कई बार बात की। तो आज हमारा ये वैदिक पीरियड का और जो वैदिक सभ्यता का लेक्चर कंप्लीट होता है। बात करेंगे बुद्ध काल पे अब आगे। नमस्कार।